प्रधानमंत्री जी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिन्होंने हमारे 27-21% को मुकर्रर किया है। आप घोटाला करके ये सोच रहे हैं बच जाएंगे? स्टूल मंत्री जो हमारे ही समाज के आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्हीं का चेहरा देखकर 2017 में पूरे ओबीसी एससी ने वोट किया था कि अपने समाज के हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम अपने समाज का तो हित सोचेंगे। लेकिन उन्होंने दोगलापन दिखाया है अपने समाज के साथ। 167 दिनों से हम लोग बैठे हैं, धूप बारिश ठंडी गर्मी सब कुछ सह रहे हैं। कोई भी, चाहे सरकार का नुमाइंदा हो, कोई भी विपक्ष का हो, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा है। हम यहाँ किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई हमारा हालचाल नहीं पूछने आ रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जेपी नड्डा जी, आप हमारे मामले में झूठ बोलना बंद कर दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उस घोटाले से हमारा चयन प्रभावित हुआ, हम लोग चयनित होते हुए भी प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं इको गार्डन के पार्किंग एरिया के बाहर, जहां पे पिछले 167 दिनों से ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला को लेके ये अभ्यर्थी यहाँ पे अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये लगातार इस पार्किंग एरिया के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 168 दिनों से ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सरकार अभी तक इन लोगों की मांगों को क्या सुनी है, क्या नहीं सुनी है, और अभी तक इसमें क्या कार्यवाही हुई है। क्या नाम है आपका? विजय यादव नाम है, मैं इलाहाबाद से हूँ। पिछले 167 दिन से हम लोग एक संवैधानिक संस्था बीजेपी सरकार ने बनाई है 2015 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और तर्क ये दिया जाता है कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए संस्था हमने बनाई है। उसकी एक रिपोर्ट 29 अप्रैल को जारी हुई है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम संवैधानिक प्रावधानों और आरक्षण की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उस घोटाले से हमारा चयन प्रभावित हुआ, हम लोग चयनित होते हुए भी प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। और सिर्फ हमारा गुनाह इतना था कि हम दलित और पिछड़े वर्ग से आते थे, इसीलिए हमारे साथ ये साजिश की गई। उस रिपोर्ट के आने के बाद हमने अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहिए कि शायद अब हमारा भला हो जाए। इस आयोग को हमारी मदद करने के लिए बनाया गया है। उस रिपोर्ट को लेकर पिछले 167 दिन से हम लोग इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग इकट्ठा हुए, डिप्टी सीएम के आवास पे हम लोग इकट्ठा हुए, बीजेपी कार्यालय पे हम लोग इकट्ठा हुए, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पे हम लोग इकट्ठा हुए, अनुप्रिया पटेल के आवास पे हम लोग इकट्ठा हुए। जितने भी भाजपा सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जहां लगता था कि हमारी मदद हो जाएगी, हम लोगों ने वहां तक अपनी बात पहुंचाई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक पिछड़ों और दलितों के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, डिप्टी सीएम को स्टूल देने वाले लोग और पिछड़ों की कुर्सी को अपनी बना लेने वाले लोग अभी तक सिर्फ हम लोगों को दिए हैं तो बदले में लाठियाँ मिली हैं, जात सूचक गालियाँ मिली हैं, बहनों के हाथ तोड़ दिए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको अपमानित करने का कार्य किया गया, और हम भाइयों को मुकदमे देने, करियर बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा 167 दिन में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तमाम हमारे ऐसे भाई हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी डेंगू का प्रकोप लखनऊ में बहुत था। मैं खुद उसमें पीड़ित था, मुझे डेंगू हुआ, मैं एडमिट हुआ और किसी तरह से जीवन बचा है। तमाम ऐसे साथी हमारे हैं जो डेंगू से पीड़ित होने की वजह से अभी यहाँ पर नहीं है, वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। और दुर्भाग्य हम लोगों का इस बात का है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन दे रही है। कभी कहा जाता है कि 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि 7 दिन में इनके मामले का हल निकाल लो, बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 4 दिन में इनके मामले का हल निकल जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि 2 दिन में आपके लिए शुभ सूचना मिल जाएगी। आज जन्मदिन है जेपी नड्डा का, और जेपी नड्डा, हमको तो लग रहा है कि पूरा झूठ का अड्डा बन गया है भारतीय जनता पार्टी, और उसका जो कार्यालय है वहाँ से झूठ ही परोसा जाता है पब्लिक में। यही जेपी नड्डा है, इन्होंने कहा कि आपके मामले में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो चुकी है और जल्द ही आपके मामले में रास्ता निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि रास्ता निकाल लिया गया है, बस हम अपनी सुविधा अनुसार आपको बता देंगे कब आपका कार्य होना है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आज देश उनका जन्मदिन मना रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जेपी नड्डा जी, आप हमारे मामले में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, और अगर कुछ हमारे लिए अच्छा है तो आप उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, आप मीडिया के माध्यम से हम तक सूचित करिए, या विभाग को आदेशित करिए कि वो हमारे लिए कोई रास्ता तलाशे और हमारा भला करे। 167 दिन शिक्षक अगर सड़क पर बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश में क्या स्थिति होगी। अच्छा, पिछले 167 दिनों में ये धरना इको गार्डन के अंदर से इको गार्डन के बाहर की तरफ बढ़ गया है। बाकी कई जगह लखनऊ में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। आगे ये धरना कौन सा रूप लेने वाला है? देखिए, हम शिक्षक हैं, हमें अपनी सीमाएँ और मर्यादा दोनों पता है। इसलिए हमने जब ये आंदोलन शुरू किया तो पूरी तरह से अहिंसक
167 दिन में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हम लोगों ने कहीं पे हिंसा फैलाई। हम सिर्फ एक मांग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के उद्देश्य के साथ, इस प्रण के साथ हम लोग इको गार्डन में 5 महीने इकट्ठा रहे। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो 2 महीने पहले हमने शासन को, प्रशासन को पत्र लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को सूचित किया कि 23 नवंबर तक अगर हमारी मांगें मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो 23 नवंबर को हम तब अपने हजारों साथियों के साथ विधानसभा घेराव का कार्य करेंगे। हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, हमने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा तो पुलिस ने हमको उठाकर जबरन, जैसे जानवरों को बसों में ठूसा जाता है वैसे बर्बरतापूर्वक हमारे ऊपर हमको बसों में ठूस के यहाँ फेंक दिया गया। फिर उस दिन हम लोगों ने तय किया कि अब इस चहार दीवारी और जेल के अंदर हम लोग नहीं बैठेंगे, अब यहाँ सड़कों पर हम बैठेंगे। शासन प्रशासन को हमारी पीड़ा समझ में आए ना आए, लेकिन ये जो लोग यहाँ से सड़कों पर गुजरते हैं, ये जो पब्लिक है जिनके वोटों से सरकारें बनती हैं, जिनकी वजह से मंत्री बनते हैं, जिनके वोट की ताकत से कुर्सी मिलती है और जिस पे बैठने के बाद सरकारों को दिखना और सुनना बंद हो जाता है, उन तक हमारी आवाज़ जाएगी। शायद उनको हम जगा पाएँ तो वो लोग, अगर ये हमारा हक अधिकार दें ना दें, तो कम से कम वो लोग इतने जागरूक हो जाएं कि कम से कम ऐसी सरकार चुने जिसको सुनाई और दिखाई दोनों दे। इसलिए हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। आप कह रहे हैं ऐसी सरकार चुने जिसको दिखाई दे, सुनाई दे, किस पे भरोसा है फिर? देखिए, भरोसा तो किसी पे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये सरकार है, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी भी शिक्षकों का ऐसा आंदोलन हुआ होगा कि योग्य होते हुए, चयनित होते हुए उनको 167 दिन खुले आसमान के नीचे यहाँ सड़कों पर लखनऊ में बिताना पड़ा होगा। कम से कम वार्ता तो होनी चाहिए, इस बात को आप भी नहीं इनकारेंगे। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। सरकारों को 67 दिनों में कितनी बार वार्ता हुई है अभी गवर्नमेंट के किसी भी पर्सन से? देखिए, मुख्यमंत्री से आज तक मुलाकात नहीं हुई। इतना हठी हमारे सूबे का मुख्यमंत्री है कि आप सोचिए, उसके सरकार में 167 दिन से शिक्षक लाइन पे लगा के बैठे हैं। लोग कहते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री हैं। क्या बाबा इतने संवेदनहीन होते हैं? अगर इतने संवेदनहीन होते हैं, इतनी मानवता से और भावनाओं से परे हो जाते हैं, तो उनको राजपाट संभालने की क्या ज़रूरत है? उनको मठ संभालना चाहिए, उनको ईश्वर की आराधना में लीन रहना चाहिए। चाणक्य ने इसीलिए कहा था कि राजा जो है ना, उसके परिवार होना चाहिए, क्योंकि अगर परिवार नहीं होगा तो वो दूसरे के बाल बच्चों का दर्द कैसे समझेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अभी भी वक्त है, 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। ये शिक्षक हैं, प्रलय और सृष्टि दोनों इनकी गोद में पलते हैं, इनकी सुनिए, नहीं तो आपको 2022 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, पिछले 167 दिनों से आप लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, खाने पीने का व्यवस्था कैसे होता है? देखिए, खाने पीने के लिए हम लोग मैनेज करते हैं। कुछ दिन तो हम लोगों ने होटल पे खाया, फिर और समस्या बढ़ी तो फिर कंट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने खाना शुरू किया। फिर अब इधर उधर से जो लोग खिला देते हैं, उसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग के साथी बता रहे थे कि आप लोगों को दूसरे पार्टियों का एजेंट कहा जा रहा है। अब दूसरे पार्टियों के एजेंट 167 दिनों से हम लोग बैठे हैं, धूप बारिश ठंडी गर्मी सब कुछ सह रहे हैं। कोई भी, चाहे सरकार का नुमाइंदा हो, कोई भी विपक्ष का हो, कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा है। हम यहाँ किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, कोई हमारा हालचाल नहीं पूछने आ रहा है। अब क्या बताएं आपको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ठीक, आप लोगों को दूसरे पार्टियों का एजेंट बताया जा रहा है। क्या एक यही वजह तो नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है? देखिए, मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है, मैं मऊ जिले का रहने वाला हूँ। और जो आप सवाल करें कि दूसरे पार्टियों का एजेंट, तो हम लोग खुद बीजेपी का प्रचार किए थे, अपने हाथ पे कमल का फूल बनाकर बीजेपी का प्रचार किए थे 17 में, 14 में, 19 में, और हमें ही दूसरे पार्टियों का एजेंट बताया जाता है। तो ये मनुवादी सोच की सरकार है। स्टूल मंत्री जो हमारे ही समाज के आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्हीं का चेहरा देखकर 2017 में पूरे ओबीसी एससी ने वोट किया था कि अपने समाज के हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम अपने समाज का तो हित सोचेंगे। लेकिन उन्होंने दोगलापन दिखाया है अपने समाज के साथ। हम योगी जी से नाराज़ उतना नहीं है, ये पूरा ओबीसी एससी समाज योगी जी से नाराज़ नहीं है, क्योंकि योगी जी मनुवादी सोच के हैं, वो ऐसे ही कार्य करेंगे। लेकिन इस भाजपा सरकार में जो भी ओबीसी एससी मंत्री हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य रहे हो या स्वतंत्र देव सिंह रहे हो या अन्य कोई मंत्री विधायक रहा हो, हमें कष्ट उनसे है, अपने समाज से। क्योंकि जब कोई आदमी पीड़ित होता है तो अपने से कहता है। तो हम केशव प्रसाद मौर्य को जानते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को जानते हैं, और उन ओबीसी एससी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जानते हैं जो कहते हैं, ढिढोरा पीटते हैं कि हम पिछड़े हैं। चुनाव के वक्त तो पिछड़े हो जाते हैं, फिर बाद में वो भी मनुवादी सोच के हो जाते हैं। बताइए,
167 दिन से हम लोग बैठे हैं, इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, इसमें कोई दिखावा नहीं है। लेकिन एक बार भी केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह खुद न आए, लेकिन अपने एक प्रतिनिधि को भी नहीं भेजे हैं कि जाओ देखाओ वहाँ पे अपने समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, भूखे सोते हैं। हमारे कितने साथी बीमार हुए, डेंगू से पीड़ित हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हम लोग खुद भीख मांगकर, जो देखिए वहाँ पे डिब्बा बना है उसी को लेकर रास्ते में भीख मांगते हैं, और भीख मांग कर इस समय हम लोग अपना गुजारा करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन ओबीसी एससी नेताओं को जो कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग और दलितों के मसीहा है, और बनाते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बना दिया पिछड़ों के लिए। वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपने झुंझुना बजाने के लिए बनाया है। अगर वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट देता है कि हमने हाँ ओबीसी के 27% में से मात्र योगी सरकार ने 3.86% दिया है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, अमित शाह कहते हैं कि ओबीसी हैं। कौन सा ओबीसी पन आपने दिखा रहा है? अगर आप लोग मनुवादी सोच के न होते तो आज तक हम लोगों का हाल चाल पूछने आए होते। नियुक्ति देनी हो न दीजिए हो तो आपको बाद में समझ में आएगा। जब यही ओबीसी समाज, जब आप वोट मांगने जाएंगे 22 में, तो हर एक घर से, हर एक मोहल्ले से, हर एक जिले से एक घर में आपको 69,000 का पीड़ित अभ्यर्थी मिलेगा, और उसमें से यही बैनर लेके बाहर निकलेगा या मोबाइल में दिखाएगा कि देखिए जब हमारे ओबीसी एससी के साथी जब 167 दिन से लखनऊ की सड़कों पर भूखे रह के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय आप एसीओ में सो रहे थे, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे थे, लेकिन आपने एक बार भी जवाब नहीं उन लोगों को से पूछा कि आप लोग क्या किए हैं, क्यों यहाँ पे बैठे हैं, उनकी मांग क्या है। लेकिन ठीक है, हम भी ओबीसी पिछड़े दलित जरूर हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं है। हम अपने वोट की ताकत आपको 22 में दिखाएंगे, और रही कसर तो 24 में पूरा करेंगे। आपका समय आज है, आप आज कर लीजिए, लेकिन कल हम ओबीसी एससी पीड़ितों का समय आएगा, आरक्षण पीड़ितों का समय आएगा, तो यही 20,000 परिवार आपको आपकी औकात दिखाने के लिए सड़क पे उतरेगा और गांव-गांव जाकर आपके खिलाफ प्रचार करेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि जो इस समय पिछड़े वर्ग के भाजपा सरकार में मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो लोग भी इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि अपने जाति के जो लोग हैं उनकी भी बातों को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। मैं बाराबंकी ज़िले से हूँ। मैं पिछले 167 दिनों से यहाँ आ रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि हमारे ओबीसी और एससी समाज के नेता बनाए गए हैं, वो केवल नाम के नेता हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी सरकार में वो बोल दें। अगर वो हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, मैं लिखित बताता हूँ, लिखित दे सकता हूँ कि वो उसी दिन पार्टी से निष्कासित कर दिए जाएंगे। उनकी कोई औकात नहीं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे डिप्टी सीएम साहब हों। वो केवल ओबीसी की वोट लेने के लिए बने हुए हैं। ओबीसी को केवल मात्र वोट समझते हैं। वोट लेने के बाद हम लोगों की कोई गिनती नहीं होती। हम लोगों को कूड़े की तरह कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। अगर समझा जाता तो हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे लिए आवाज़ उठाते, स्वतंत्र देव जी हमारे लिए आवाज़, यहाँ तक प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी समाज से। वो अगर एक बार योगी जी से कह दें कि आपने ओबीसी आरक्षण घोटाला क्यों किया, एससी आरक्षण घोटाला क्यों किया, तो हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम नहीं करेंगे। मगर ये मनुवादियों के चक्कर में पड़ के हमारे जो ओबीसी और एससी समाज के नेता हैं, ये भी अपनी रोटी सेकने में पड़े हुए हैं। क्योंकि बीजेपी को आप जानते हैं, बीजेपी से नहीं चलती है। वो किससे चलती है? आरएसएस से चलती है। ये सभी जानते हैं। और आरएसएस मनुवादी सोच की है, ये आज नहीं पीढ़ियों से लोग जानते हैं। ठीक है, तो बीजेपी की नीति केवल इतनी है कि ओबीसी की वोट लो और ओबीसी को बेवकूफ़ बनाओ और अपना राज करो। ये अंग्रेज़ों से भी गए गुजरे हुए हैं। अंग्रेज़ करते थे, जो भी अत्याचार करते थे उसका कुछ ना कुछ लाभ होता था। हमें तो कोई लाभ नहीं दिखाया है। 167 हमारे कई साथी बीमार हुए, और कई तो घर इतना बीमार हो गए कि उन मरणासन अवस्था में आ गए। कभी कोई पूछने आया? धरना का नियम होता है कि यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी होनी चाहिए। आप दूर तक देखिए कितनी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी हुई। एक डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। कितनी डॉक्टर? डेंगू, कोरोना, क्या क्या यहाँ चला, हम लोग क्या क्या झेलें। दिसंबर में हमारी संख्या 3,000 थी। ये जो हमारे शिक्षा मंत्री बने बैठे हुए हैं ना, सतीश द्विवेदी जी, इन्होंने ही कहा था आर्डर लेके आओ, मैं आपका काम तुरंत कर दूंगा। अब आर्डर नहीं दिखता है क्या आपको? हैं? अरे सतीश द्विवेदी जी, एक बार आइए, देखिए, हम लोगों ने बड़ा करके छपवा दिया पूरा बैनर पे। इस पर शायद आप पढ़ लेंगे। आप पढ़ सकते हैं। इसमें साबित करने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री जी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिन्होंने हमारे 27-21% को मुकर्रर किया है। आप घोटाला करके सोच रहे हैं बच जाएंगे।
और अगर हमें पार्टी का गुंडा बता रहे हैं, प्रायोजित पार्टी के सदस्य बता रहे हैं, अगर हम लोग प्रायोजित पार्टी के सदस्य होते ना तो एक टाइम खाना ना खाते, यहाँ टेंट गड़ा होता, अच्छे से रह रहे होते, हम लोग बढ़िया से घूम रहे थे, हमारे लिए गाड़ियाँ खड़ी होती अगर प्रायोजित पार्टी के होते, ना कि हमारे दोस्त बीमार हो रहे होते, यहाँ महिलाएं अपने कपड़े फड़वा रही होती और हाथ तोड़वा रही होती। यही जो प्रशासन है ना, ये आला मंत्रियों के आदेश पे हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं और उनके हाथ तोड़े जा रहे हैं। अगर प्रायोजित पार्टी को तो किसी की हिम्मत ना होती, क्योंकि पार्टी अपने सदस्य उतार देती तुरंत। मगर हम लोग अपनी संख्या, जितनी भी संख्या होती है, 1,500, 2,000, 3,000 लेके जाते हैं। हम लोगों को इतनी बर्बरता से पीटा जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हर बार मीडिया पे दिखाया गया है कि हम लोग कितनी बर्बरता से मार खाते हैं और फिर हमको इको गार्डन में भेज दिया जाता है। मगर अब हम लोगों ने भी कसम खा ली है कि अभी इस अघोषित जेल के अंदर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुकदमा लिखो, जेल में डालो, जो बन पड़े वो बीजेपी सरकार कर सकती है, क्योंकि इसके दिन अब आ गए हैं। यही ओबीसी एससी जब इनके वोट की चोट मारेगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि शायद उनका कर दिए होते, भला उनका हक ना अधिकार ना मारे होते, तो आज हम सत्ता में बरकरार होते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये लोग कह रहे हैं कि जो ओबीसी और ओबीसी के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन लोगों की बात भाजपा नहीं सुनती है, जिसके कारण इन लोगों के मुद्दे नहीं सुने जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों को लेके ये लोग रास्तों पे उतरेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।